हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें एक हैकर एक यूज़र के सीसीटीवी कैमरा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और उसे कंप्लीट मॉनिटर करता है। अब चाहे वो हमने मूवीज़ में देखा हो या फिर कॉल सेंटर्स में जो फ्रॉड अटेम्प्ट करे जाते हैं, वहाँ भी हमने कई बार देखा है कि कोई एथिकल हैकर किसी हैकर ने उनके सीसीटीवी कैमरा को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हें पकड़ने में मदद करी। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, यानी हम देखने वाले हैं कि एक सीसीटीवी मशीन में कहाँ लूपहोल्स रहते हैं जिसकी वजह से उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर पाता है। लेकिन सर, इससे पहले कि हम लूपहोल्स को पढ़ना स्टार्ट करें, हमारे लिए सीसीटीवी की वर्किंग को, उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होगा, तभी हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या कमियाँ रह जाती है। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीसीटीवी कैमराज। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली सीसीटीवी कैमरा वर्क कैसे करता है। सर, हमारे पास यहाँ पे फिलहाल दो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमरा 1 एंड 2। अब दोनों ही कैमराज के नीचे सर आईपी कैमरा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वो कैमराज हैं जिनके पास इनका खुद का एक आईपी भी है। ये आईपी क्या है, कहाँ से आया, ये हम जल्द ही समझेंगे। सर, फिलहाल अगर हम कनेक्शंस को देखें तो ये दोनों कैमराज एक मशीन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है डीवीआर, जो कि स्टूडेंट्स एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है। तो इसका मतलब सर, हमारे कैमरास जो भी स्ट्रीम कर रहे हैं, जो भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सारा डेटा हमारे डीवीआर में जाके स्टोर होता है। यहाँ आप ये भी देख पा रहे हैं कि सर डीवीआर के पास एक प्राइवेट आईपी उसे असाइन कर रखी है। हमने कहा ठीक है, और इस डीवीआर से सर हम अपने घर में जो मॉनिटर्स होते हैं उनको कनेक्ट रखते हैं। अब अगर हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि सर जब हम हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं तो उन कैमरास के साथ में हम एक डीवीआर बॉक्स का इंस्टॉलेशन कराते हैं जो हमारे वीडियोस को स्टोर करेगा, और उन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए हमें एक पोर्टल, एक पैनल दे देगा। और उन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए हम एक और काम करते हैं कि सर केबल कनेक्शन के जरिए हमारे घर में एक मॉनिटर कनेक्ट कर देते हैं जहां पे हम हमारी सारे कैमरास की जो डिस्प्ले है वो देख पाते हैं, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस है या कुछ अगर हमें मैनेजमेंट करनी है, कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, तो वो सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन सर इसके अलावा भी तो हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे सर हम अपने मोबाइल को इन सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम वाइड एरिया नेटवर्क से, यानी हम अपने घर से चाहे कितना भी दूर हो, हम कैमरेज के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं कि हमारे घर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। ये बेसिक वर्किंग है जो आई थिंक हम सभी ने यूज़ किया है। लेकिन सवाल ये है कि बैकग्राउंड में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम किस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए कैमरे को एक्सेस कर पा रहे हैं, या ये जो कैमरे का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई लूपहोल्स तो नहीं। तो अब इस पार्ट को क्लियर करने के लिए हमें हमारे राउटर की बेसिक वर्किंग को समझना होगा। हमारे पास सर जो राउटर होता है, जो ब्रॉडबैंड होता है, जिसको हम आईएसपीज के जरिए हमारे घर में इंस्टॉल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि सर हमने जियो का हमारे घर में ब्रॉडबैंड लगा रखा है। इस ब्रॉडबैंड को एक पब्लिक आईपी हमारा जो आईएसपी होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जियो, अलॉट कर देता है। जियो ने क्या करा सर, हमें एक पब्लिक आईपी दे दी, और ऐसा क्यों करा, ताकि हम वाइड एरिया नेटवर्क में बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। अब सर हमारे राउटर के पास उसकी एक आइडेंटिटी तो आ चुकी है जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। उसके अलावा उस राउटर से काफी सारे सिस्टम्स उसकी छोटी सी रेंज में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ेंगे, तो उन सबके पास भी एक आईपी होना जरूरी है ताकि राउटर और वो सिस्टम्स आपस में बात कर सके। तो उसके लिए सर राउटर के पास होती है एक प्राइवेट आईपी जो उसकी रेंज की सबसे पहली आईपी होती है, विच इज 1.1 या 0.1। एंड सर जितने भी सिस्टम्स इस राउटर से जुड़ेंगे, राउटर हर एक सिस्टम को एक एक प्राइवेट आईपी अलॉट कर देगा, वो भी डीएचसीपी की मदद से। सर डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो ऑटोमेशन में आपके सिस्टम को आईपी अलॉट करने का काम करता है। तो इस डीएचसीपी की मदद से आपके राउटर ने हर एक सिस्टम को एक प्राइवेट आईपी दे दी। ऐसा करने पे सर होगा ये कि अब ये लोग आपस में बात कर सकते हैं, और राउटर ने केवल इन सिस्टम्स को ही नहीं, हमारे इस डीवीआर को भी एक प्राइवेट आईपी दे दी है, बिकॉज इसने डीवीआर से भी एक कनेक्शन बनाया है और उसको डीवीआर से भी बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल सर हमारे राउटर से जितने भी यूजर्स, जितने भी कैमराज, डिवाइसेस कनेक्ट थे, उसने उन सबको एक प्राइवेट आईपी दे दिया, जिसका मतलब हम राउटर के जरिए या इस रेंज में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबसे हम भी बात कर सकते हैं। अगर सर हम भी, यानी एज अ अटैकर, हम भी इस रेंज में जुड़े हुए हैं तो हम भी इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, फिलहाल नेटवर्किंग का इतना तो समझ आया कि हमारे राउटर ने एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, जितने भी सिस्टम्स उससे जुड़े हैं सबको एक प्राइवेट आईपी दिया है ताकि ये सब आपस में बातचीत कर सके। यानी सर क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम हमारे सिस्टम में
ये आईपी लिखें विच इज 192.168.1.33 और कॉलन लिख के 80 लिखे यानी इसकी पोर्ट 80, जिसका मतलब कि हम इस डीवीआर का जो वेब पेज है जिसके जरिए हम कैमरास को स्ट्रीम कर सकते हैं उसको एक्सेस कर पाए। तो अगर हम ये आईपी लिखते हैं तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे सर? डेफिनेटली एक्सेस कर पाएंगे। यानी अगर इस रेंज में कोई भी यूजर ये आईपी और पोर्ट लिखेगा तो डीवीआर के इस वेब पेज को एक्सेस कर पाएगा, जिसमें हो सकता है उससे यूजर नेम पासवर्ड स्टार्टिंग में मांगे जाए, है ना, क्रेडेंशियल्स मांगे जाए, बट नो इश्यूज, फिलहाल हम उसको भी समझेंगे। बट सर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस डीवीआर की कुछ ओपन पोर्ट्स के जरिए हम हमारे कैमरे के जो सॉफ्टवेयर हैं या वेब पेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है सर कि अगर आपको कैमराज एक्सेस करने हैं या कैमराज में वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है या उन्हें हैक भी करना है तो आपको उसकी रेंज यानी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होना होगा। क्या ये कंपलसरी है? तो ये कंपलसरी नहीं है। फिलहाल जो हमने रेंज समझी वो लोकल एरिया नेटवर्क की थी, यानी राउटर से जुड़े हुए थे सारे सिस्टम्स, इसलिए हम इनके जरिए हमारे डीवीआर से या पर्टिकुलर किसी कैमरा से कनेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि हम उनकी रेंज में थे। लेकिन अगर हम इसकी और नेटवर्किंग वाले पार्ट को समझे तो सर यहाँ ये भी तो होता है कि वो यूजर जिसने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल कराया है वो किसी दूसरी जगह से एक वाइड एरिया नेटवर्क में यानी अपने घर से काफी दूर से कैमरास को एक्सेस कर सकता है अपने मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए। यानी सर वाइड एरिया नेटवर्क में शेयरिंग तो हो रहा है हमारे कैमरे का। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इस पार्ट को समझने के लिए हमें देखना होगा कि कितने तरीके हैं हमारे कैमरा को लाइव करने के यानी वाइड एरिया नेटवर्क में ले जाने के। तो सर हम इसको क्लियर करते हैं और समझने के लिए फिलहाल हम देखेंगे सबसे पहला तरीका विच इज क्लाउड। सर इसमें क्या होता है? तो सर इसमें हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं यानी हम जिस भी कंपनी के कैमरास परचेस कर रहे हैं उनमें एक सर्विस होती है कि वो राउटर के जरिए इंटरनेट लेते हैं और अपनी सारी सर्विसेज को क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं, जिसमें हमें एक यूआरएल मिल जाता है और उस यूआरएल के साथ साथ कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं जिसके जरिए हम हमारे कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। ये पहला तरीका है ना, कि सर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपकी कैमरा जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, आप उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओ, क्रेडेंशियल्स डालो, लॉगिन करो, कैमरे का सीरियल नंबर बताओ और उसके बाद अपने कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। ये पहला तरीका है जो नॉर्मली एक यूजर फॉलो करता है वाइड एरिया नेटवर्क में अपने कैमरे को एक्सेस करने के लिए। सर दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग में सर क्या होता है? तो जैसा इसका नाम बता रहा है शायद हमें कहीं पे फॉरवर्ड करा जा रहा है। यानी सर हमारे राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है और हमारे डीवीआर के पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। एंड आई थिंक आप सभी को आईपी के बेसिक रूल्स का आइडिया होगा, आप लोगों ने हमारे नेटवर्किंग के वीडियोस देखे होंगे। तो उस हिसाब से क्या ये पॉसिबल है कि एक यूजर जो किसी दूसरे नेटवर्क में बैठा है यानी हमसे काफी दूर बैठा है, क्या वो हमारी इस आईपी से बात कर सकता है? क्या वो हमारे डीवीआर की इस प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर सकता है? सर आईपी का रूल कहता है कि प्राइवेट आईपी केवल और केवल प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है, वो भी अपनी रेंज यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। और फिलहाल आपकी जो रेंज है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी आप अपनी रेंज से लैंड से बहुत दूर हो। तो क्या मैं किसी प्राइवेट आईपी से बात कर सकता हूँ जो मुझसे काफी दूर है? नहीं करी जा सकती। दूसरा सर हमारे पास पब्लिक आईपी है, इससे तो वाइड एरिया नेटवर्क में बात करी जा सकती है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक पब्लिक आईपी डायरेक्ट प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर पाए? सर ये भी पॉसिबल नहीं है। आईपी का जो दूसरा रूल था वो यही था कि एक पब्लिक आईपी कभी भी प्राइवेट आईपी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में होता क्या है सर? अगर हम ध्यान से समझे तो फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि एक तो हमारे इस राउटर के पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, दूसरा हमारे विक्टिम कंप्यूटर जो था या फिर जहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे वहां पे भी एक राउटर है जिसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो क्या सर पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी आपस में बात कर सकती है? हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या करते हैं सर, हमारे राउटर की सेटिंग्स में जाते हैं, जिसके लिए हम 192.168.1.1 को लॉगिन करते हैं अपने कैमरा को वाइड एरिया नेटवर्क में ले जाने के लिए। और सर यहाँ पे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को ढूंढते हैं और वहां जाके हम अपना कोई भी प्राइवेट आईपी लिख देंगे, यानी जो कैमरा का इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो यहाँ पे कोई भी आईपी लिख देंगे। एग्जांपल के तौर पे 192.168.1.33, यानी हमने क्या करा, डीवीआर का आईपी लिख दिया और एक पोर्ट बता दी जैसे पोर्ट 80। अब हमने हमारे इस राउटर को इस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया कि सर अब अगर कोई भी यूजर हमारे राउटर से बात करने आता है उसकी पोर्ट 80 पे, तो राउटर उस यूजर को हमारे इस सिस्टम की पोर्ट 80 पे लेकर चला जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा। इसका मतलब सर जो पोर्ट्स है वो फॉरवर्ड करी जा रही है। मैं बात तो करने गया था राउटर से, राउटर की पोर्ट 80 से, यानी सर इस पर्टिकुलर आईपी की पोर्ट 80 से, बट बिकॉज हमने राउटर की सेटिंग्स में पोर्ट फॉरवर्डिंग नाम का एक ऑप्शन था, वहां पे हमारे इस डीवीआर का प्राइवेट आईपी और उसकी पोर्ट लिख दी है। तो अब अगर कोई भी राउटर की पोर्ट पाएगा तो राउटर उस यूजर को डीवीआर में ले जाके रीडायरेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से
सर आप वाइड एरिया नेटवर्क में अपने कैमरास को एक्सेस कर पाएंगे। डीवीआर का जो लॉगिन पेज था उसमें क्रेडेंशियल्स डालने के बाद अपने सभी कैमरास को स्ट्रीम कर पाएंगे। तो ये था सर हमारा सेकंड तरीका। उम्मीद आप सभी को समझ आएगा। पहले में क्या हुआ सर, क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए चीजों को होस्ट कर दिया गया। दूसरे में क्या हुआ सर, दूसरे में हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज लिया, बिकॉज हमारे राउटर के पास पब्लिक आईपी थी जिससे कोई भी बात कर सकता था। तो हमने कहा कि राउटर अगर आपके पास कोई भी बात करने आता है तो आप उसे हमारे डीवीआर तक ले आओ, ताकि हम अपने कैमरा को वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस कर पाए। ये फिलहाल हम कैमरे की वर्किंग को समझ रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा तरीका है वो है DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। इसमें क्या होता है सर, ये भी हमारे राउटर का एक फंक्शन है। तो राउटर में जब हम DMZ वाले कॉलम में जाते हैं, वहां पे एक ऐसा फंक्शन अप्लाई कर रखा है कि सर यूजर अगर किसी भी रास्ते पे आए तो आप उसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि सर अगर एक यूजर हमारी किसी भी पोर्ट पे बात करने आता है, हमारी यानी राउटर की पब्लिक आईपी की किसी भी पोर्ट पे बात करने आता है, तो राउटर उसे सीधा रीडायरेक्ट कर देगा आपकी सिलेक्टेड आईपी और उसकी पोर्ट पे। यानी सर पहले ये हो रहा था कि हम एक पर्टिकुलर पोर्ट पे अगर कोई यूजर आ रहा था, इसका मतलब हमारी पब्लिक आईपी के अगर कोई पोर्ट 80 पे आता था तो केवल उस केस में राउटर उस यूजर को हमारी प्राइवेट आईपी पे ले जाता था। ये हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग में देखा। लेकिन DMZ में सर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे इस आईपी की किसी भी पोर्ट में, एस्ट्रिक का मतलब है यहाँ कोई भी पोर्ट आ सकती है, अगर किसी भी पोर्ट पे कोई यूजर बात करने आता है, यानी हमारा कोई पब्लिक आईपी बात करने आता है, तो ये राउटर उस यूजर को आपकी सिलेक्टेड प्राइवेट आईपी पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ भी रीडायरेक्शन हो रहा है सर, लेकिन एक बार में सारी पोर्ट्स को एक जगह पे रीडायरेक्ट करने की पावर्स मिल पा रही है। ये DMZ है जो ज्यादातर गेमिंग्स के लिए यूज लिया जाता है। बट फिलहाल ये 3 तरीके हमें समझ आ गए जिसके जरिए सर आप अपने कैमरा को वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेस कर पाते हैं। और इन्हीं 3 तरीकों की वजह से हमें यहाँ पे लूपहोल्स क्या रह जाते हैं, शायद वो भी क्लियर हो जाए। इसका मतलब सर शायद ये पॉसिबल है कि अगर एक अटैकर, है ना, अगर एक हैकर क्या करे, वाइड एरिया नेटवर्क से यानी काफी दूर से अपनी राउटर की पब्लिक आईपी के जरिए, यानी अपने राउटर के जरिए विक्टिम सिस्टम के राउटर पे बात करने आए उसकी पोर्ट 80 पे, तो विक्टिम सिस्टम बिकॉज वहां पे या तो पोर्ट फॉरवर्डिंग चालू होगा या DMZ चालू होगा, तो ये क्या करेगा सर, अपना आप आपको डीवीआर तक ले जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक लॉगिन पेज। करेक्ट। या फिर डीवीआर तक अगर लेके जा ही रहा है तो सर डीवीआर में और भी तो रास्ते ओपन होंगे, और भी तो पोर्ट्स ओपन होंगी। हो सकता है पोर्ट 80 ओपन हो, 443 ओपन हो, और इसके अलावा कुछ और भी पोर्ट्स ओपन हो जिनमें शायद वल्नरेबिलिटीज यानी कमियां होने के चांसेस ज्यादा हो। तो सर यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्शन बनाना तो समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ वल्नरेबिलिटीज या लूपहोल्स क्या क्या रह जाते हैं वो हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी को अपने कैमरे की बेसिक वर्किंग और साथ ही साथ वहां पे कितने तरीकों से उसको वाइड एरिया नेटवर्क में शेयर करा जाता है ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन मशीन्स में क्या क्या पोर्ट्स ओपन रहती है, वहां बाय डिफॉल्ट सर्विसेज क्या वर्क कर रही होती है और उनमें क्या कमियां हो सकती है। तो सर अगर आप यहाँ देखें तो वो सारे प्रोटोकॉल्स जो एक सीसीटीवी कैमरा में यूज हो रहे होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास कैमराज है जिनके पास खुद की प्राइवेट आईपी होगी, डीवीआर है जिसके पास खुद की प्राइवेट आईपी है और उसके साथ मॉनिटर जुड़ा हुआ है। डीवीआर नो डाउट किसी राउटर से जुड़ा होगा जिसमें या तो पोर्ट फॉरवर्डिंग या फिर सर DMZ जैसी सर्विसेज या फिर सर क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उनके जरिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क में शेयर करा जा रहा होगा। खैर किसी भी सर्विस के जरिए वाइड एरिया नेटवर्क में शेयर करा जाए, फिलहाल हमें समझना है कि इन मशीन्स में सर क्या क्या पोर्ट्स ओपन रहती है, उनमें क्या कमजोरी हो सकती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच इज 25001 एंड 25002। इसके अलावा सर हमें यहाँ पे HTTP HTTPS दिख रहा है जिसकी पोर्ट 80 एंड 443 है, जिसके जरिए सर हम वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। और सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोटोकॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है विच इज RTSP, जिसका फुल फॉर्म रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है। यानी सर ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप अपने कैमरा की जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग है वो देख सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल डायरेक्टली हमारे लिए काफी यूजफुल है और सर ये TCP और UDP दोनों ही इस प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहा होता है एंड इसकी जो पोर्ट है वो रहती है 554, ये इसकी डिफॉल्ट पोर्ट है। तो सर ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पार्ट है, एंट्रेंस का एक बहुत अच्छा जरिया है ताकि हम कैमरे को लाइव स्ट्रीमिंग करते देख सके। देन हमारे पास आती है SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सर ये भी काफी काम का प्रोटोकॉल है, इसके वर्नेबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका जो प्रोटोकॉल है वो बाय डिफॉल्ट UDP रहता है, इसकी पोर्ट है 161। नो डाउट सर हम SNMP वॉक या अलग अलग टूल्स के जरिए इसकी काफी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है SMTP विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सर इसमें क्या होता है, मेलिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जो है वो SMTP मैनेज करता है, जिसमें हम सर SMTP कमांड्स को रन करके देख सकते हैं जो कि पोर्ट 25 पे वर्क करती है। और फाइनली FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें सर हम FTP का एन्यूमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर यहाँ पे मिस कॉन्फ़िगरेशंस हो, वल्नरेबिलिटीज हो,
तो हम एक सिस्टम के सभी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन ओपन पोर्ट्स, उनकी सर्विसेज के नाम और प्रोटोकॉल्स का आइडिया लग गया। तो सर जब हम इनमें लूपहोल्स ढूंढ रहे होते हैं ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, तो हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि सर इन पोर्ट्स में वो क्या अटैक्स है जो बहुत कॉमन है, नॉर्मली परफॉर्म करे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वल्नरेबिलिटीज इन सीसीटीवी में सर हमें एसएनएमपी में जो दिख रहा है वो कॉमन अटैक क्या है, एन्यूमरेशन। यानी सर एसएनएमपी एन्यूमरेशन के जरिए आप एक यूजर को वेरीफाई करना, उसको रजिस्टर करना, यानी ईमेल एड्रेसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीकेज की तरफ लीड करेगा। देन सर हमारे पास है एचटीटीपी, जिसमें सर लॉगिन सर्विसेज जैसी चीजें पॉसिबल होती है। और लॉगिन के अंदर सर हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्रूट फोर्स अटैक जैसी चीजें ट्राई करते हैं, जिसमें सर हम एक एक क्रेडेंशियल्स ट्राई करते हैं तब तक जब तक सही क्रेडेंशियल ना मिल जाए। इसके अलावा सर बिकॉज ये एक वेबसाइट है तो हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वेबसाइट्स की हर एक वर्किंग को देख के, हर एक पैरामीटर को देख के वहां भी कमियां ढूंढ सकते हैं ताकि वो सिक्योर करी जा सके अच्छे लेवल पे। देन सर हमारे पास आता है हमारा फेवरेट प्रोटोकॉल, दैट इज आरटीएसपी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। सर इस प्रोटोकॉल में जो कॉमन अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं वो है आपके ब्रूट फोर्स एंड एन्यूमरेशन। बिकॉज ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आईपी लिखना होता है अपने कैमरे का और उसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स या उसके क्रेडेंशियल्स अप्लाई करने होते हैं, जिसमें सर हमें एक छोटा सा ब्रूट फोर्स अटैक करना पड़ता है। खास बात ये स्टूडेंट, सीसीटीवी कैमरास में जो बड़ा लूप होल रह जाता है, जो बड़ी कमी रह जाती है वो ये कि सर सीसीटीवी कैमरास के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है जो उसको शेयर कर रही है वाइड एरिया नेटवर्क में, वहां पे डिफॉल्ट पासवर्ड्स ज्यादातर यूज लिए जाते हैं। डिफॉल्ट पासवर्ड यानी वो पासवर्ड जो बहुत कॉमन है, जैसे एडमिन 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 पासवर्ड, एडमिन एडमिन @123। तो ये कुछ यूजर नेम और पासवर्ड जो हैं जो बहुत कॉमनली यूज लिए जाते हैं, कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं, वो ही पासवर्ड सीसीटीवी कैमराज में डिफॉल्ट अप्लाई होते हैं। लोग उसे चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से इनके वल्नरेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर अगर हम एफटीपी की बात करें तो वहां पे भी हम सेम ब्रूट फोर्स और एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज एफटीपी के जरिए हम क्रेडेंशियल्स देके एक सिस्टम की सभी फाइल फोल्डर्स एंड उनके कंटेंट को एक्सेस करने के साथ साथ मॉडिफाई करने की भी पावर्स रख पाते हैं। ये आई थिंक आप लोगों ने हमारे सिस्टम हैकिंग के एफटीपी वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। देन हमारे पास आता है सर डीडीएनएस, विच स्टैंड्स फॉर डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम। सर इस सर्विस से रिलेटेड एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस दिखती है जो कि आपकी किसी सीसीटीवी कैमरा में वर्क करती है, तो मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इन सर्विसेज से रिलेटेड पहले जाके थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, यानी इनकी बेसिक वर्किंग देखें, इनकी बेसिक वल्नरेबिलिटीज देखें, इंटरनेट पे देखें कि इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स या सर्विसेज के नाम पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज और क्या क्या अटैक्स आ चुके हैं। देन अगर आप उनकी रिसर्च करके आप अप्लाई करते हैं किसी भी मशीन के अंदर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के प्रोसेस को, तो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा कि पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे सीसीटीवी कैमरा में क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, वहां क्या क्या सर्विसेज वर्क कर रही है। देन उन सर्विसेज में कॉमन अटैक्स, कॉमन वल्नरेबिलिटीज, कॉमन लूपहोल्स क्या रह जाते हैं, इनको आप रिसर्च करें। देन उनको ट्राई करें, अगर कहीं भी कोई कमी मिलती है तो हम उसको सिक्योर करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। बट सर सवाल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कैसे, कि कैमरा में क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। तो इसके लिए हम नेटवर्क स्कैनिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग को फॉलो करते हैं, जिसमें सर हम एक टूल को यूज लेते हैं जिसका नाम है एनमैप, या ऐसे किसी भी टूल को यूज लिया जा सकता है। एनमैप का फुल फॉर्म नेटवर्क मैपर है और ये क्या करता है सर, आपके नेटवर्क की मैपिंग करने में मदद करता है। यानी सर एक सिस्टम में हमें पता है उससे बात करने के लिए एक तो आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, दूसरा उस सिस्टम में कई सारे ओपन पोर्ट्स होते हैं ताकि उससे कम्युनिकेट करा जा सके। और ओवरऑल नेटवर्किंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास 65,535 पोर्ट्स हैं कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए। इतनी सारी में से हो सकता है 4, 5 या 10 पोर्ट्स किसी सिस्टम में ओपन हो, जिसका मतलब उस घर के अंदर जाने का हमें एक रास्ता मिल जाए। तो सर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक सिस्टम में जिसका आईपी हमारे पास है, उस सिस्टम में कितनी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी पोर्ट पे कौन कौन सी सर्विसेज वर्क कर रही है, ताकि हमें सबसे कमजोर रास्ता मिल सके, सबसे कमजोर सर्विस मिल सके। और फाइनली जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम उस सिस्टम में लूपहोल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, देन उसे सिक्योर करते हैं। यही चीज यहाँ पे आपको समझा रखी है कुछ गोल्स के जरिए। सर ये सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने 5 गोल्स बना रखे हैं। सबसे पहला गोल है होस्ट स्टेटस, यानी ये चेक करो कि आपके पास जो आईपी है वो एक्टिव है या नहीं, यानी ऑनलाइन है या नहीं। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड गोल, विच इज ओपन पोर्ट्स। तो सर आप सारे वो ओपन रास्ते ढूंढेंगे जिसके जरिए सिस्टम में जाया जा सकता है। लेकिन सर यहीं पे हम रुकते नहीं, हम ये भी देखते हैं कि उन रास्तों पे कौन कौन वर्क कर रहा है। हो सकता है उन रास्तों पे या 10 रास्ते अगर हमें मिले तो उनमें से कोई एक ऐसा रास्ता हो जिसमें सबसे कम सिक्योरिटी हो, जिसमें जो सॉफ्टवेयर या सर्विस वर्क कर रही हो वो बहुत ज्यादा वर्नेबल हो। तो सर हम क्या करेंगे, थर्ड गोल के अंदर सारी सर्विसेज के नाम ढूंढेंगे
ऑब्वियसली बात है, चाहे हम बात करें HTTP, HTTPS, तो ये सर्विसेज है जिनको रन करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे सर HTTP को एक लिनक्स मशीन में जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है वो है अपाचे 2। अगर विंडोज की बात करें तो वहाँ IIS। तो यहाँ पे सर हमें सॉफ्टवेयर और उसके वर्जन्स भी चाहिए, यानी अपाचे 2 अगर वर्क कर रहा है तो अपाचे 2 और उसका वर्जन क्या है, 2.1.1 है या क्या वर्जन यूज हो रहा है। ऐसा करने पे सर आप इजीली वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाएंगे, बिकॉज कई बार सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स में भी कमियां मिलती है जिसके एक्सप्लॉइट्स हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है, उसका वर्जन क्या है। ये 5 गोल्स पूरे करने पे स्टूडेंट्स हमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है। हमें एक सिस्टम में ओपन पोर्ट्स, उनके सॉफ्टवेयर, उनके वर्जन्स, उनके सर्विसेज के नाम दिख जाते हैं, जिससे हम सबसे कमजोर रास्ता सिलेक्ट कर सकते हैं थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, जिसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग पोर्ट्स है वो HTTP, RTSP, कुछ ऐसी पोर्ट्स है जिनके जरिए हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या फिर कैमराज में जल्दी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा, लेकिन सर ये करने के लिए हमें कमांड्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप नेटवर्क स्कैनिंग की बात करें तो उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के स्कैन्स हैं। जैसे हम Nmap के जरिए TCP स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, UDP स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, SYN एंड एक्नॉलेजमेंट स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हम कमांड लिखते हैं Nmap-S T, जो डिफाइन करता है टाइप ऑफ स्कैन को। यहाँ पे T का मतलब TCP है, और उसके बाद हम विक्टिम का IP दे देते हैं। यानी यहाँ पे सर किसका IP आएगा, सर यहाँ पे हमारे कैमरे का या DVR का IP आएगा। सेम चीज हम UDP स्कैन करने के लिए -S U का यूज लेते हैं, और SYN स्कैन करने के लिए हम -S का यूज लेते हैं, और एक्नॉलेजमेंट स्कैन के लिए -S A। इन सब में मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड आप लोगों के लिए करूंगा वो है UDP एंड SYN स्कैन। इन स्कैन्स के जरिए आप एक CCTV कैमराज में ओपन पोर्ट्स जो कि TCP और UDP प्रोटोकॉल पर वर्क कर रही है जल्दी ढूंढ पाएंगे, एंड उसके बाद वहां पे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक हैकर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सारी पोर्ट्स को देखता है, वर्नेबल पॉइंट ढूंढता है, यानी एक छोटी सी कमी देखता है, और उसके जरिए हमारे कैमरास का एक्सेस ले लेता है जिसमें ज्यादातर डिफॉल्ट पासवर्ड्स अप्लाई हो रहे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आप इसी का कुछ और एडवांस वर्जन भी चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना इंटरेस्ट शो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।